शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ की बात की। मैं आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाई बहनों, अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत जो अपने बोर्ड परीक्षा का सबसे बेहतरीन सी टॉपिक है उसके प्रकार के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और उसमें से हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में और सम्मिश्र संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वतुल्य संबंध की पूरी आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स को देख चुके हैं और उसी प्रकार हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के भी डेफिनेशन को और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग एक शानदार से क्वेश्चन के साथ करते हैं जिसमें आप लोगों को बताना रहेगा कि वो दिया गया रिलेशन जो आपको दे रहे हैं वह रिफ्लेक्सिव है कि वह सिमेट्रिक है। आप लोग दोनों की चर्चा उस पर करेंगे और बताएंगे हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में। और फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले रिलेशन के टाइप पे यानी हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर यानी संक्रमक संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे और अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो सब लोग एक शानदार से क्वेश्चन के साथ अपने क्लास के शुरू कीजिए और अपने नोट्स को सब लोग निकाल लीजिए। ध्यान से लोग देखेंगे, क्वेश्चन ये है कि हमारा कोई संबंध आर है जो सेट एक्स से सेट एक्स के ऊपर बनाया गया, क्योंकि हम लोगों को बाइनरी रिलेशन के ऊपर चर्चा करना है। आर एक ऐसा संबंध है जो एक्स से एक्स पर बनाया गया है और हमारा संबंध आर है क्या, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, जहां ऑल ऑफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स, ऑल ऑफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो लल्ला आपको बताना है कि क्या दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और फिर आपको बताना है क्या दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है, या आपको बताना है दोनों है, या आपको बताना है दोनों नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं और अगर आप अपने से सोच पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत शानदार सा सवाल, आप लोग मजा बहुत आएगी इस वाले सवाल में, सब ध्यान समझे। अच्छा, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में आर सच दैट एक्स टू एक्स और रिलेशन का नियम क्या दिया गया है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, जहां ऑल ऑफ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। और ध्यान समझेंगे, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए हम लोग बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, हम आपको बताए थे रिफ्लेक्सिव को जब हम लोग चर्चा करने जाते हैं, रिफ्लेक्सिव को हम लोगों को चेक करना होता है या सिद्ध करना होता है तो हमें एक अवयव की जरूरत होती है। स्वतुल्य मतलब अपने समान जो है, यानी रिलेशन आर द्वारा यदि कोई दिया गया एक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जो उस सेट के अंतर्गत आ रहा है। सबको बात समझ में आई। और सिमेट्रिक होने के लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता होती है। अगर पहला आर नियम द्वारा दूसरे से संबंधित है और इंप्लाइज दैट दूसरा भी आर नियम द्वारा पहले से संबंधित है, उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इंपॉर्टेंट है एक एलिमेंट और सिमेट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है दो एलिमेंट। तो हम लोग इस नियम के द्वारा देखते हैं। अगर हमें रिफ्लेक्सिव की बात करनी हो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना 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 समुच्चय यक्ष से, माना समुच्चय यक्ष से लिया गया कोई अवयव, माना समुच्चय यक्ष से लिया गया कोई अवयव, माना समुच्चय यक्ष से लिया गया कोई अवयव स्मॉल यक्ष है, अर्थात यक्ष बिलोंग्स टू कैपिटल यक्स। जो सेट दिया गया है यक्ष टू यक्ष, हम लोग मान लेते हैं सेट यक्ष का कोई एलिमेंट क्या है, स्मॉल यक्ष है। इसका मतलब यक्ष जो है कैपिटल यक्ष से बिलोंग करता है, क्योंकि अगर किसी समुच्चय से कोई अवयव लिया जाएगा तो एटलीस्ट उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब स्वतुल्य की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, यक्ष कामा यक्ष। अब बताइए यक्ष और वाई जो नियम दिया गया है वो आपस में कब रिलेट होगा, जब यक्ष वाई का क्या हो, पिता हो। लेकिन स्वतुल्य में जब एक अवयव लेते हैं तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता है, यक्ष कामा यक्ष। अब बताइए अगर यक्ष कामा यक्ष हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा स्वतुल्य में तो क्या वह आर नियम को फॉलो करेगा। अच्छा बताइए यक्ष आर नियम द्वारा यक्ष से कब संबंधित होगा, जब यक्ष यक्ष का पिता होगा। और बताइए क्या ऐसा संभव है, कोई भी एक व्यक्ति जो होता है वह अपना पिता कैसे हो सकता है। तो अगर अवयव यक्ष आर नियम को फॉलो करेगा तब स्वतुल्य होगा, और फॉलो कब करेगा, जब यक्ष यक्ष का पिता होगा, जो वास्तव में रियल लाइफ में और नॉर्मली कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। तो यक्स कामा यक्स जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है वो इस आर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा यक्स डजन रिलेटेड टू आर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यक्स
डजंट रिलेटेड टू यक्स। क्यों? क्योंकि इंप्लाई दैट लिख देंगे यक्स का पिता कभी नहीं हो सकता, यक्स का पिता कभी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवयव इस वाले सेट के अंतर्गत अगर हम लोग लेंगे तो वह क्योंकि खुद का पिता नहीं हो सकता, इसीलिए आर नियम द्वारा वह स्वयं से संबंधित कभी नहीं हो सकता कोई भी अवयव। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे अतः दिया गया संबंध आर, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा यक्स डजंट बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट यक्स डजंट रिलेटेड टू यक्स। क्यों? क्योंकि यक्स का पिता कभी नहीं हो सकता। अतः दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि दिए गए समुच्चय का अगर हम लोग कोई भी एक अवयव लेते हैं तो वह खुद से कभी भी संबंधित नहीं हो सकता है। अब हमारी बात समझिए आगे, आगे। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के ऊपर चर्चा कर ली और समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। अब हम लोग फार सिमेट्रिक देखते हैं, सममित के लिए हम लोग जानते हैं अगर पहला अवयव दूसरे अवयव से आर नियम द्वारा संबंधित है तो इंप्लाई दैट दूसरा भी आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। होगा तो सममित कहेंगे, नहीं होगा तो सममित नहीं कहेंगे। आते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना कोई दो अवयव यक्स और वाई, माना कोई दो अवयव यक्स और वाई समुच्चय यक्स के अंतर्गत लिए गए हैं, समुच्चय यक्स के अंतर्गत लिए गए हैं या समुच्चय यक्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, लिए गए हैं या पाए जाते हैं। अब दोनों में से कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। दो अवयव यक्स और वाई समुच्चय यक्स के अंतर्गत लिए गए या पाए जाते हैं और इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं कि ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि इंप्लाइज दैट यक्स वाई का पिता है। हम आपको बताए थे यदि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तब हम लोग दूसरी देखते हैं फॉलो हो रही है कि नहीं, यानी यक्स अगर वाई से रिलेट कर रहा है नियम द्वारा तब हम लोग देखेंगे क्या वाई भी यक्स से रिलेट कर रहा। अगर करेगा तो सिमेट्रिक है, नहीं करेगा सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार दो अवयव यक्स और वाई समुच्चय यक्स के अंतर्गत लिए कि ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई आर से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस कंडीशन के अनुसार लेके चल रहे हैं कि यक्स वाई का क्या है? पिता है। अब इंप्लाइज दैट क्या इसका उल्टा भी सत्य है, क्या इसका रिफ्लेक्शन भी सत्य है? वाई कामा यक्स, लेकिन जैसे ही वाई कामा यक्स हम लोग लेंगे वह आर नियम से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर यक्स वाई का पिता हो गया तो वाई उसका पुत्र हो गया। और इस वाले रिलेशन में सेम बात उल्टा हो गई, जो पिता था वह पुत्र बन गया और जो पुत्र है वह पिता बन गया। बताइए क्या ऐसा कभी संभव है कि पहली वाली कंडीशन में कहा जाए कि यक्स जो है पिता है, यक्स जो है पिता है। किसका पिता है? वाई का। इसका मतलब वाई क्या है? पुत्र। अब दूसरी कंडीशन जब बदल रहे हैं तो वाई पहले नंबर पे आ जा रहा है, यक्स दूसरे नंबर में, और यहां कहने का मतलब अब वाई पिता हो गया। किसका? यक्स का, यानी यक्स क्या हो गया? पुत्र। तो जब पहली कंडीशन में यक्स पिता है और वाई पुत्र है और दूसरी कंडीशन में वाई पिता हो गया और यक्स पुत्र हो गया तो हमारी स्थितियां चेंज हो गई। और हम आपको बता चुके हैं 11 से लेके अभी तक कि अगर ऑर्डर्ड पेयर के क्रम को हम लोग बदलते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया पिता पुत्र बन गया और पुत्र पिता बन गया, पिता पुत्र बन गया, पुत्र पिता बन गया। तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी इसको आर नियम द्वारा, आर जो नियम दिया गया उसके द्वारा वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे वाई कामा यक्स डजंट बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट वाई यक्स का पिता इस स्थिति में नहीं हो सकता, वाई यक्स का पिता इस स्थिति में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः आर सममित संबंध नहीं है, अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो दिया गया रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि आर नियम द्वारा खुद से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता, और दिया गया संबंध सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो यक्स और वाई एलिमेंट यानी दो व्यक्ति इस प्रकार दिए गए हैं कि यक्स वाई का पिता है तो उसी कंडीशन में वाई यक्स का पिता नहीं रहेगा, वो उसका पुत्र बनेगा। इसीलिए यह कंडीशन दूसरी वाली पहली तो फॉलो हो सकती है कि यक्स वाई का पिता है, लेकिन उसी कंडीशन में वाई यक्स का पिता नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे।
जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः सारे प्रश्नों को समझने के बाद ये भी आप लोग समझ गए होंगे और आपका जो रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का कंसेप्ट है वो थोड़ा और विस्तृत हुआ होगा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए दिए गए सेट में जो अवयव दिए गए हैं उसके दिए गए रिलेशन के द्वारा स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है, और सिमेट्रिक होने के लिए अगर पहला दूसरा कर रहा है तो उस कंडीशन में इंप्लाइज दैट दूसरा पहला भी करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सिमेट्रिक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो जाए। सब लोग कॉपी अपनी खोल लेंगे, नोट्स खोल लेंगे और इस बात को हेडिंग के रूप में लिखेंगे। कोई भी इस जो कंसेप्ट को हम बताने जा रहे हैं उसको हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। सो अपने कॉपी में ध्यान से लिखेंगे और लगातार वीडियो को देखते रहेंगे। सो हेडिंग करें ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में कहा जाए तो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। सब लोग ध्यान से समझें। जिस प्रकार स्वतुल्य संबंध को जांच करने के लिए या स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करने के लिए एक अवयव की आवश्यकता हुई और सम्मिश्र संबंध के लिए दो अवयव की आवश्यकता हुई, उसी प्रकार संक्रामक संबंध के लिए हमें तीन अवयव की आवश्यकता होगी। और वह तीनों के तीनों अवयव कहां से लिए जाएंगे? जिस सेट के ऊपर रिलेशन बनाया गया होगा या जिस सेट के ऊपर बनाए गए रिलेशन को संक्रामक संबंध कहना होगा, उसी सेट से हम लोग तीनों एलिमेंट लेंगे। तो आपको सबसे पहली बात यह समझनी है, संक्रामक के लिए कितने अवयवों का पाया जाना आवश्यक है? तीन अवयवों का। सम्मित के लिए दो अवयवों का, स्वतुल्य के लिए एक अवयव का। अब हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे आप लोग, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार, किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार संक्रामक संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंधार संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि। चलो ध्यान समझेंगे, यदि और केवल यदि। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तथा, इसको हम लोग इंग्लिश में एंड कहते हैं, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, A comma B belongs to R तथा B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R, A comma C belongs to R। इसको चलो बॉक्स में कर लेंगे। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंधार संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि any relation on set A defined on set A is called transitive relation if and only if ordered pair AB belongs to R and ordered pair BC belongs to R implies that A comma C अर्थात ordered pair AC also belongs to R where जहां all of A comma B comma C belongs to set A, जहां पर सभी ABC की समुच्चय संबंधित होनी चाहिए, समुच्चय से संबंधित होने चाहिए, तब इस प्रकार के संबंध को हम लोग संक्रामक संबंध के नाम से जानते हैं। यह इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यानी इसकी गणितीय परिभाषा है। फिर चलो ध्यान समझें। कोई पूछेगा आप संक्रामक संबंध से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि अगर कोई संबंधार समुच्चय ए पर बनाया गया है तो वह दिया गया संबंधार संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि उस समुच्चय के तीन अवयव ए बी सी इस प्रकार लिए गए हों कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर से बिलोंग कर रहा हो तथा ऑर्डर्ड पेयर बी कामा सी आर से बिलोंग कर रहा हो, तब इंप्लाइज दैट ए कामा सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए। पहला दूसरा कर रहा हो आर से बिलोंग तथा दूसरा तीसरा कर रहा हो आर से बिलोंग, तब वह उस स्थिति में जब ये दोनों घटित हो रहा है, ये दोनों पाया जा रहा है, ये दोनों मिल रहा है रिलेशन में, तब उस कंडीशन में अगर पहला तीसरा भी अवयव आर नियम द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, तब हम लोग ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। अगर जो तीनों अवयव ए बी सी लिए गए हैं उसमें ए को पहला एलिमेंट कहा जाए, बी को दूसरा एलिमेंट कहा जाए, सी को तीसरा एलिमेंट कहा जाए, तो हमारी कंडीशन बनेगी कि ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी पहला दूसरा आर से बिलोंग करे, तथा ऑर्डर्ड पेयर 2 3 बिलोंग्स टू आर, यानी अवयव दूसरा तीसरा आर से बिलोंग करे। जब ये दोनों बातें एक साथ मिल रही होंगी तभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या पहला और तीसरा भी आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं।
अगर पहला दूसरा आर से बिलोंग कर रहा है तथा दूसरा तीसरा आर से बिलोंग कर रहा है, तभी हम लोग चेक करेंगे संक्रमक के लिए कि क्या पहला तीसरा भी आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के दिए होने की स्थिति में यदि ये वाला भी वेरीफाई होता है या उस दिए गए रिलेशन में पाया जाता है, तो उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से यानी संक्रमक संबंध के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सर जी, अगर मान लीजिए 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है, यानी पहला दूसरा कर रहा है लेकिन दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसको अपने से संक्रमक मान लेते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई ही तब किया जाता है जब ये दोनों स्थितियां बनती हैं, यानी पहले दूसरे तथा दूसरे तीसरे की स्थितियां आर से बिलोंग करती हुई मिलेंगी आपको रिलेशन में, तभी हम लोग पहले तीसरे को चेक करेंगे, अन्यथा हम लोग उसको संक्रमक मान लेंगे। और बात सब लोग समझ पाए? लास्ट बार समझ लें, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ordered pair AB belongs to R तथा ordered pair BC belongs to R, then implies that A, C also belongs to R where all of ABC belongs to set A। तो इस प्रकार ये इसकी गणितीय परिभाषा हो गई। ए को पहला अवयव माना जाए, बी को दूसरा माना जाए, सी को तीसरा माना जाए, तो ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग 1,2 लिख सकते हैं, यानी पहला दूसरा अवयव आन नियम द्वारा संबंधित है तथा दूसरा तीसरा अवयव आन नियम द्वारा संबंधित है, तब इंप्लाइज दैट पहला तीसरा भी आन नियम द्वारा संबंधित होना चाहिए। अगर संबंधित होगा तो संक्रमक होगा, अगर संबंधित नहीं होगा तो संक्रमक नहीं होगा। थम्स अप करके सर बता दें, हाँ सर संक्रमक संबंध हमें बिल्कुल डेफिनेशन के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं सर, और उसके ऊपर ध्यान देंगे। हम लोग इसके लिए नोट वाली बात ध्यान से देखते हैं, नोट वाली बात ध्यान से देखते हैं। संक्रमक संबंध, संक्रमक पहला नोट में पहला पॉइंट सर कॉपी में लिखेंगे, संक्रमक संबंध केवल तभी होगा जब किन्हीं तीन अवयवों ए बी तथा सी के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, यानी ए बी आर में पाया जाए तथा बी सी आर में पाया जाए। ये ए बी पाया जा रहा है, बी सी पाया जा रहा है, तब इंप्लाइज दैट ए सी भी अगर आर में पाया जाएगा, तभी हम लोग उस संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। यानी अगर ये ऑर्डर्ड पेयर दिखे, ये ऑर्डर्ड पेयर दिखे और तब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर न दिखे, तब हम लोग उस संबंध को कभी भी संक्रमक संबंध नहीं कह सकते हैं। तो संक्रमक संबंध तभी होगा जब ए बी आर से बिलोंग करे तथा बी सी आर से बिलोंग करे, इंप्लाइज दैट ए सी भी आर से बिलोंग करे, तब हम लोग उस दिए गए संबंध को संक्रमक संबंध कहेंगे। दूसरी बात सब लोग समझेंगे, यदि ए कामा बी दिया हो, यदि ए कामा बी दिया हो, यानी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हो तथा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर यानी बी कामा सी वाला न दिया हो, केवल ए कामा बी दिया हो, बी कामा सी न दिया हो, तब ए कामा सी नहीं चेक करते हैं, तब ए कामा सी नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ए कामा सी तभी चेक करेंगे जब ए बी भी होगा और बी सी भी होगा। अगर केवल ए बी दिया गया होगा और बी सी नहीं दिया गया होगा, तब हम लोग ए सी चेक नहीं करते हैं, उसे संक्रमक मान लेते हैं, उसे संक्रमक क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो संक्रमक होने के लिए जब ए बी तथा बी सी दिखेगा तभी हम लोग ए सी चेक करेंगे, और ए सी रहेगा तो संक्रमक रहेगा, और अगर मान लो ए सी आर में बिलोंग ना करे तो संक्रमक नहीं होगा। तो और ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी, अगर केवल ए बी दिया हो, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी सी न दिख रहा हो, ए बी दिख रहा हो लेकिन बी सी न दिख रहा हो, तब हम लोग ए सी की चेक नहीं करते हैं, उसकी जांच नहीं करते हैं, हम लोग उसे संक्रमक मान लेते हैं। तो इसका मतलब केवल संक्रमक सिद्ध करने का या संक्रमक को चेक करने का एक सबसे प्योर तरीका, सबसे शुद्ध तरीका, सबसे शुद्धतम तरीका है कि ए बी आर में पाया जाए तथा बी सी आर में पाया जाए, तब इंप्लाइज दैट ए सी भी मिलना चाहिए, और अगर तब ए सी मिलेगा रिलेशन से तब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, और अगर ए सी नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन, अगर केवल ए बी दिखे बी सी न दिखे, तो हम लोग ए सी चेक ही नहीं करेंगे। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे तब तक ए सी नहीं चेक करते। अगर ए बी केवल दिखे बी सी न दिखे तो हम लोग ए सी नहीं चेक करते हैं। इस कंडीशन में हम लोग उसको संक्रमक मान लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि संक्रमक की डेफिनेशन क्या होती है, और कब हम लोग संक्रमक चेक करते हैं, और कब हम लोग संक्रमक नहीं चेक करते हैं, और कब हम लोग संक्रमक मान लेते हैं, कब हमारा संक्रमक होता है और कब हमारा संक्रमक नहीं होता है।
सारे बिंदुओं को हम आपको विस्तार पूर्वक बता दिए। बाय डेफिनेशन हम लोग अच्छे से समझ पाए कि कब कब संक्रामक की कंडीशन बनेगी और कब कब संक्रामक की कंडीशन नहीं बनेगी। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें डेफिनेशन वाली समझ में आ गई होंगी और कंडीशन वाली समझ में आ गई होंगी। सर अपने कॉपी पे ध्यान से ऐसे लिख लेंगे, ए इस प्रकार लिख लेंगे, रिलेशन आर सच दैट डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। इफ एंड ओनली इफ फॉर A B C belongs to set A, ordered pair AB belongs to R and ordered pair BC belongs to R implies that ordered pair AC also belongs to R। ये सबसे प्योर कंडीशन है। इस कंडीशन में दिया गया रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। तो अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख लेंगे, when only ordered pair AB is given ordered pair BC is not given, then it is called या it is considered transitive relation। A, C डजंट चेक, A, C डजंट चेक, यानी हम लोग इस कंडीशन में चेक नहीं करते हैं, केवल इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबको पूरी बात समझ में आ गई। हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमको बात और ज़्यादा क्लियर होगी। चलो ध्यान समझें। हमारा पहला एग्जांपल है ट्रांजिटिव पे। हमारा एक रिलेशन बनाया गया है जो मान लीजिए सेट ए से सेट ए पे बनाया गया है और हमारा रिलेशन क्या है? हमारा रिलेशन क्या है? यक्स कामा वाई सच दैट यक्स कामा वाई सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन वाई, जहां ऑल ऑफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। और सेट ए है क्या? ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ए क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सो ध्यान समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं एग्जांपल। हम लोग एक रिलेशन बनाए सेट ए से सेट ए के ऊपर, जहां रिलेशन किस प्रकार डिफाइन, ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स ग्रेटर देन वाई, ऑल ऑफ यक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। और सेट ए है क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमें बताना है कि दिया गया जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध है कि संक्रामक संबंध नहीं है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह संक्रामक संबंध है कि संक्रामक संबंध नहीं है। सो ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। अब जब हम लोग संक्रामक की बात करेंगे, संक्रामक के लिए हम लोग संक्रामक संबंध की बात कर रहे हैं, तो हम बताए थे संक्रामक के लिए हमें 3 अवयव लेने होते हैं। तो हम लोग जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उससे कोई 3 अवयव ले रहे हैं। सब लोग ध्यान समझें। माना दिए गए समुच्चय ए से लिए गए 3 अवयव यक्स वाई तथा जेड, लिए गए 3 अवयव यक्स वाई तथा जेड इस प्रकार हैं कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों यक्स वाई से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि यक्स ग्रेटर देन क्या है? वाई। हम लोग इस प्रकार से 3 अवयव लिए हैं। जो समुच्चय है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहाँ निरूपित कर रहा है, उससे 3 अवयव यक्स वाई जेड हम लोग इस प्रकार लिए हैं लल्ला कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यक्स जो आर नियम द्वारा वाई से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार लिए ही हैं कि यक्स जो है वाई से क्या है? बड़ा है। तथा अब आप उसके बाद नीचे लिखेंगे तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट। क्यों? क्योंकि y बड़ा है किससे? जेड से।
हम लोग 3 संख्याएं या 3 अवयव यक्स वाई जेड इस प्रकार से चयन किए हैं उस सेट से कि यक्स कामा वाई आर से रिलेट कर रहा है क्योंकि इंप्लाइज दैट यक्स ग्रेटर देन वाई, और तथा वाई कामा जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इंप्लाइज दैट वाई ग्रेटर देन जेड। जब ये दोनों कंडीशन मिल रही है तब इंप्लाइज दैट हम तीसरा चेक करेंगे, यक्स कामा जेड पहला तीसरा, बताइए आर से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है वो बड़ी है दूसरी से, देखिए पहली संख्या जो है बड़ी है दूसरी से तथा दूसरी संख्या बड़ी है तीसरी से, तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या से एटलीस्ट बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तो हमको यूक्लिड बहुत पहले बता दिया था, हम लोग 9th में इस बात को पढ़ चुके हैं। अगर पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, दूसरी संख्या तीसरी से बड़ी है, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली संख्या किससे बड़ी है दूसरी से, और दूसरी संख्या किससे बड़ी है तीसरी से, तो एक्चुअली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई तीसरी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी पहली। तो बताइए पहली तीसरे से बड़ी हुई कि नहीं हुई। ये बात तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यक्स कामा जेड भी आर से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि यक्स भी जेड से क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर पहली संख्या दूसरी से बड़ी, दूसरी संख्या तीसरी से बड़ी, तो एटलीस्ट हम लोग जानते हैं ये बात पहले से कि पहली संख्या तीसरी से बड़ी रहेगी। ये बात यूक्लिड महोदय हम लोग बहुत पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर यक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यक्स वाई से बड़ा है, तथा ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि वाई जेड से बड़ा है। तो इंप्लाइज दैट यक्स कामा जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यक्स भी जेड से क्या है बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो दिया गया संबंध आर है वह संक्रमक संबंध को निरूपित कर रहा है, संक्रमक संबंध के बारे में बता रहा है क्योंकि यह दिए गए परिभाषा के अनुसार सभी स्थितियों को आसानी से वेरीफाई कर रहा है और यह अपने आप में क्या है संक्रमक संबंध है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कब संक्रमक संबंध होगा और कब संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो हम आपको ये संबंध दिखा दिए और हम एक और रिलेशन लेते हैं और आपको देख के बताना है कि दिया गया संबंध संक्रमक संबंध होगा कि नहीं होगा। सर हमारी बात ध्यान से समझेंगे। अगर हम लोग अगला लें, चलो ध्यान से हमारी बात समझें। आर सच दैट जो रिलेशन हमारा बनाया गया है, मान लीजिए सेट बी से सेट बी के ऊपर बनाया गया है और जो नियम है वो क्या है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है। सर ध्यान समझे, यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है जहां all of x y belongs to set b, जहां all of x y belongs to set b। अब आपको बताना है इसको कि ये दिया गया जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है कि संक्रमक संबंध नहीं है। सो हमारी बात ध्यान समझें, सो हमारी बात ध्यान से समझें। हमें बताना है कि दिया गया संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हमारी बात सब लोग समझेंगे, अपने से भी सब लगाते रहे। हम लोग 12 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, सब लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे और इन सवालों के बारे में ध्यान से सोचेंगे। अब हमारा जो रिलेशन बनाया गया वह सेट बी से सेट बी पे बनाया गया, जहां रिलेशन परिभाषित कैसे है कि कोई दो अवयव यक्स वाई तभी रिलेट करते हैं जब पहला अवयव यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है और ऑल ऑफ यक्स वाई किस सेट से बिलोंग करेंगे, बी से। अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई 3 अवयव यक्स वाई तथा जेड समुच्चय बी से इस प्रकार लिए गए हैं, समुच्चय बी से इस प्रकार लिए गए हैं कि ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। और हम लोग इस प्रकार लिए ही हैं कि यक्स कामा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर लंबा। हम लोग जो तीनों अवयव लिए हैं यक्स वाई जेड वह इस प्रकार लिए हैं कि यक्स वाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। पहली बात सही हो गई। तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार अरेंज किए हैं कि वाई जेड से 5 सेंटीमीटर
लंबा है, वाई जेड से 5 सेंटीमीटर लंबा है। डेफिनेशन कहती है जब यक्स कामा वाई आर से बिलोंग कर रहा हो तथा वाई कामा जेड आर से बिलोंग कर रहा हो तब पहला तीसरा यानी यक्स कामा जेड भी बिलोंग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं क्या इस कंडीशन में पहला तीसरा भी कर रहा है बिलोंग यक्स कामा जेड। अच्छा बताइए, अगर पहला व्यक्ति दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, दिमाग लगाइए, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं M1 M2 और M3। पहला व्यक्ति जो है वह दूसरे से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, M1 बड़ा है M2 से, और M2 जो है वह M3 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, M2 जो है M3 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर M1 M2 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, M2 M3 से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बताइए M1 M3 से कै सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, तो कुल मिला के M1 और M3 में कै सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा गैप, 10 सेंटीमीटर का। जबकि हम लोगों के अनुसार तभी वह रिलेशन में आएगा जब केवल अंतर कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का। तो पहले का दूसरे के साथ चल जा रहा है, दूसरे का तीसरे के साथ चल जा रहा है, क्योंकि 5-5 का गैप है। लेकिन पहले और तीसरे में हमारा 5 और 5 मिलके 10 का गैप हो जाएगा। तो यह पहला और तीसरा इस आर नियम को वेरीफाई लाला नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो गैपिंग है वह 5 की ना होकर अब बढ़ के कितने की हो गई? 10 की। इसीलिए हम लोग कहेंगे यक्स कामा जेड डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यक्स जेड से 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितने सेंटीमीटर लंबा है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। जबकि नियम कह रहा है यक्स और वाई रिलेट कब होंगे? दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अवयव कब रिलेट होंगे? जब पहला दूसरे से कै सेंटीमीटर लंबा रहेगा? 5। जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कै सेंटीमीटर लंबा हो गया? 10। तो यक्स कामा जेड आर से बिलोंग नहीं करता है। तो पहला दूसरा अवयव यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर कर रहा है तथा दूसरा कर रहा है, लेकिन तीसरा ऑर्डर्ड पेयर यानी पहले तीसरे अवयव वाला नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक नहीं, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो थम्स अप लोग कर लेंगे। संक्रामक के दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गए कि किस कंडीशन में संक्रामक रहेगा और किस कंडीशन में संक्रामक नहीं रहेगा। यदि पहला ऑर्डर्ड पेयर तथा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहा है और तब उस कंडीशन में तीसरा भी कर रहा है तो संक्रामक रहेगा। और अगर पहले दूसरे अवयव वाला ऑर्डर्ड पेयर कर रहा है, दूसरे तीसरे वाला कर रहा है, लेकिन पहले तीसरे वाला नहीं कर रहा है तो संक्रामक नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल हम और आपको बता दे रहे हैं, आर सच दैट सेट सी टू सेट सी, जहां रिलेशन क्या है? आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की क्या है? पत्नी है। चलो ध्यान से देखें, अगर इस कंडीशन में हम लोगों को ट्रांजिटिव देखना हो तो हम लोग इसको ट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमारी बात ध्यान समझे, यक्स वाई की पत्नी है। तो हम लोग जब ट्रांजिटिव की बात करेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना समुच्चय सी से, माना समुच्चय सी से लिए गए 3 अवयव यक्स वाई तथा जेड है। यक्स वाई तथा जेड है। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? यक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर से। हम लोग इस प्रकार ले रहे हैं कि पहला दूसरा कम से कम रिलेट कर जाए, यक्स वाई की पत्नी है। तो हो जाएगा यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि इंप्लाइज दैट यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है। ध्यान से अलग समझे, यक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब यक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो गया? पति, वाई हस्बैंड हो गया, और यक्स उसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई, यानी पत्नी हो गई। तो यक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब यक्स वाइफ है और वाई इस समय क्या है? हस्बैंड है। ये वाला रिलेशन तो ठीक है। तथा हम लोग दूसरा देख रहे हैं, दूसरा वाई कामा जेड। अच्छा बताइए, अगर वाई यहाँ पे पति है और फिर वाई जेड की बात करेगा तो 2 अवयव तब रिलेट कर रहे हैं जिसमें पहला अवयव जो है दूसरे की क्या है? पत्नी है। और यहाँ पे पहले वाली कंडीशन में जो यक्स वाई की पत्नी है तो वाई पति हो गया। अब यहाँ वाई कामा जेड जब बनेगा तो इसका मतलब वाई जेड की पत्नी है, और जब वाई वहाँ पति का काम कर रहा है तो यहाँ पत्नी बन नहीं सकता। बताइए जो पुरुष है वो महिला कैसे बन जाएगा? तो इसका मतलब दूसरा ही जो ऑर्डर्ड पेयर है इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। यक्स कामा वाई आर को फॉलो कर रहा है, लेकिन वाई कामा जेड आर को फॉलो नहीं कर रहा है। वाई कामा जेड डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। तो हम लोग देख रहे हैं पहला दूसरा अवयव आर नियम के द्वारा तो जुड़ा हुआ है लल्ला, लेकिन दूसरा तीसरा अवयव आर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम आपको बताए थे जब पहला दूसरा और दूसरा तीसरा दोनों मिलेगा तब हम लोग चेक करेंगे कि पहला तीसरा रिलेट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे पहला दूसरा तो मिल रहा है लेकिन दूसरा तीसरा ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक संबंध है। यहाँ पे हम लोग केवल कंसीडर कर देंगे क्योंकि हमें दूसरा तीसरा अवयव वाला पेयर ही नहीं मिल रहा है या वेरीफाई इसको नहीं कर रहा है। ये वाई कामा जेड डजन बिलोंग्स टू आर है। अच्छा बताइए, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा। यहाँ पे कभी कभी कंपटीशन में इसको हम लोग संक्रामक की न श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वास्तविक बात यह है कि यहाँ पे जब पहला दूसरा अवयव सिर्फ वेरीफाई कर रहा है, दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको एक ऑर्डर्ड पेयर के आधार पे संक्रामक मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास न कहने की स्थिति नहीं है, क्योंकि दूसरा तीसरा अवयव एक दूसरे से वेरीफाई नहीं हो रहा है। सबको बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्रामक संबंध के ऊपर एक अच्छे लेवल की चर्चा करने के प्रयास किया और आप लोग तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए होंगे संक्रामक संबंध कि संक्रामक संबंध कब कब होगा और कब कब संक्रामक संबंध नहीं होगा। चलो अच्छे से इन बातों को समझ पाए होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान ले रहे हैं हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और इसके ऊपर एक रिलेशन हम आपसे 2-3 रिलेशन हम इसके ऊपर दे रहे हैं। आपको बताना है कौन सा ट्रांजिटिव है। एक दिया गया है 1 1 2 2 3 3, एक दिया गया है 1 2 2 3 और एक दिया गया है 1 2 2 3 1 3। थोड़ा ध्यान समझेंगे तीनों एग्जांपल। हमारे पास सेट ए में 3 अवयव दिए गए हैं 1 2 और 3 और इसके ऊपर आधारित हमारे पास 3 रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। R1 दिखाई दे रहा है, R2 दिखाई दे रहा है और R3 दिखाई दे रहा है। अब R1 को सब लोग ध्यान से देखें। अच्छा बताइए, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट दिए गए हैं तो यह सिमेट्री ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब हमारे पास 1 2 भी मिले, 2 3 भी मिले और 1 3 भी मिले, यानी x कामा y भी मिले, y कामा z भी मिले और इम्प्लाइज दैट इसी कंडीशन में x कामा z भी मिले। पहला दूसरा अवयव आर नियम द्वारा संबंधित हो तथा दूसरा तीसरा संबंधित हो, इम्प्लाइज दैट पहला तीसरा संबंधित हो। अगर तीनों मिलेंगे एक साथ तो हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। पहला दूसरा मिले लेकिन तीसरा न मिले तो हम लोग ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, और केवल पहला मिले तब हम लोग उसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं। हम लोग पहले कंडीशन में देखते हैं 1 1 2 2 3 3, सारे अपने आप में अलग अलग पेयर लिखे गए हैं। तो यानी ए कामा बी तो हमें दिखाई दे रहा है एक तरह से, लेकिन हमें बी कामा सी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आज से आप लोग ये भी दिमाग में नोट कर लेंगे, जब कोई रिलेशन इस प्रकार दिया गया रहे और हमें ट्रांजिटिव चेक करना हो लेकिन सारे ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हों, अलग अलग दिए गए हों, तो हम उस कंडीशन में उसे ट्रांजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि ए कामा बी और बी कामा सी के रूप में हमें 2 पेयर नहीं दिखते हैं अलग अलग, जिससे कि हम ए कामा सी को वेरीफाई कर पाए। तो इसीलिए पहला वाला ट्रांजिटिव रिलेशन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जब सारे ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो हम लोग उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कंसीडर कर लेंगे। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, यानी ए कामा बी है, बी कामा सी है, लेकिन ए कामा सी यानी 1 3 नहीं है। तो हमारा इस कंडीशन में दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले दूसरे अवयव आर नियम द्वारा रिलेट कर रहे हैं तथा दूसरे तीसरे कर रहे हैं, लेकिन इंप्लाइज दैट पहला तीसरा नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहला दूसरा कर रहा है, दूसरा तीसरा कर रहा है, इंप्लाइज दैट पहला तीसरा भी कर रहा है। हमें 1 2 2 3 1 3 सारे एक साथ मिल गए। तो जब हमारी सारी कंडीशन ट्रांजिटिव रिलेशन वाली फुलफिल हो जा रही है तो हम लोग इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। तो जब सारे अवयव डिफरेंट डिफरेंट दिए रहेंगे, मतलब सब ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग दिए रहेंगे, तब हम लोग उसको ट्रांजिटिव की तरह कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि न कहने की हमारे पास कोई शर्त नहीं होती है। और अगर पहला दूसरा दूसरा तीसरा रिलेट कर रहा है लेकिन तब पहला तीसरा नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहते हैं। लेकिन अगर पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहला तीसरा तीनों किसी दिए गए रिलेशन में हमें एक साथ प्राप्त होते हैं या एक साथ मिलते हैं, तब हम लोग उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों समझ में आया होगा। चलो थम्स अप कर देंगे और नीचे लिख भी देंगे हाँ सर ट्रांजिटिव रिलेशन अब हमें अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया। हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
हमारा जो रिलेशन है वो सेट बी से सेट बी के ऊपर बनाया गया है और रिलेशन क्या है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स इज लेस देन वाई, जहां ऑल ऑफ यक्स वाई बिलोंग्स टू सेट बी और सेट बी है क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमें बताना है कि दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलो इस सवाल को ध्यान से लास्ट बार देख लें। अगर हम लोग इस रिलेशन की बात करें तो हम लोग तीन अवयव ले लेते हैं। माना तीन अवयव एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट बी, और इस प्रकार दिए गए हैं। हम लोग इस प्रकार इनको ले रहे हैं कि पहला ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्योंकि यक्स वाई से छोटा है, तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम लोग इस प्रकार तीनों लिए हैं कि y जेड से छोटा है। पहला दूसरे से छोटा है तथा दूसरा तीसरे से छोटा। अगर पहली संख्या दूसरे से छोटी रहे तथा दूसरी तीसरे से छोटी रहे तो इंप्लाइज दैट जो पहला और तीसरा के अवयव का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि यक्स डेफिनेटली जेड से छोटा होगा। पहली संख्या दूसरी से छोटी तथा दूसरी संख्या तीसरी से छोटी तो पहली तीसरी से छोटी रहेगी। तो इस प्रकार हमारे तीनों के तीनों ऑर्डर्ड पेयर दिए गए रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। पहला दूसरा कर रहा है तथा दूसरा तीसरा कर रहा है, तब इंप्लाइज दैट पहला तीसरा कर रहा है। तो कोई पूछेगा बताइए रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे आता है दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सारे नियमों को वेरीफाई कर रहा है, सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर हम लोग और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर अच्छे प्रकार से चर्चा भी कर लिए, सारी एग्जाम्पल भी उसके समझ गए, उसके गणितीय रूप को भी समझ गए, एग्जाम्पल्स के प्रोसेस को भी समझ गए, सवाल लगाने के तरीके को भी समझ गए। तो जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसी के आगे एंटी सिमेट्रिक और आइडेंटिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं, और आप लोग पीछे वाली बातों को रिवाइज भी करते जाइएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते भी जाइएगा। आपको अपने से अगर कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि हमें ये सारी चीज पूछना चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं उस सवाल को। आप उस सवाल को भेजेंगे तो हम देखेंगे, जरूर देखेंगे आप लोगों का सवाल, और हम उसको लगाने का प्रयास करेंगे और आपको भेज देंगे, उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपने तबीयत का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, पढ़ते लिखते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। तो मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।